वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक अमाइंस के प्रिपरेशंस के बारे में, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था दो मेथड के बारे में, एरोमेटिक अमाइंस के सिंथेसिस के दो मेथड के बारे में डिस्कस किया था। तो ये तीसरा मेथड है। सो थर्ड मेथड जो है वो है बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। अब साइनाइड्स जो है तो एरोमेटिक साइनाइड्स लेना है क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस बनाना है। तो ये देखिए, ये एग्जांपल है एरोमेटिक साइनाइड्स का। अब यहाँ पे साइनाइड्स मतलब CN ग्रुप रहेगा, तो ये एरोमेटिक रिंग हो गया, बेंजाइल रिंग हो गया, फिनाइल रिंग हो गया और उससे अटैच्ड ये CN ग्रुप है। तो अगर ये एरोमेटिक साइनाइड्स लेते हैं और उसका रिडक्शन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करना है, और जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो सोडियम या फिर निकल यूज़ हो सकता है। तो निकल या फिर सोडियम दोनों में से कोई एक यूज़ होना है, और अल्कोहल के प्रेजेंस में या अल्कोहल एज ए व्हीकल और एज ए सॉल्वेंट यूज़ होगा। तो इसको मेंडियस रिडक्शन भी बोलते हैं जब इसके प्रेजेंस में ये रिडक्शन होता है। और यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज़ करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये LiAlH4 जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो अगर इस रिएक्शन कंडीशन में किसी भी साइनाइड, एरोमेटिक साइनाइड को हम रिड्यूस कराते हैं तो जो CN ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। तो देखिए जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, ये जो CN था वो कन्वर्ट हो गया CH2NH2 में। कंप्लीट रिडक्शन वहाँ पर हो गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल था वो बन गया अब बेंजाइल अमाइन। तो इस मेथड से, बहुत ही सिंपल मेथड है, इस मेथड से भी एरोमेटिक अमाइन बन सकता है। अब जैसे कि ये तो था अगर साइनाइड ग्रुप है और अटैच्ड है यहाँ पर। अब सपोज़ आइसोसाइनाइड ग्रुप अटैच्ड है वो फिनाइल रिंग में। अब ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, ये है फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब ये फिनाइल आइसोसाइनाइड में देखिए फिनाइल रिंग में NC ग्रुप अटैच्ड है, आइसोसाइनाइड ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर सेम रिएक्शन कंडीशन में इसका रिडक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन बनता है। यहाँ पे भी रिडक्शन होगा, जो N है तो वो NH, और ये एक्चुअल में ये NH होगा, ये जो NH2 लिखा हुआ है ये NH है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, लेकिन पहले वाले केस में प्राइमरी अमाइन बन रहा था। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर साइनाइड का रिडक्शन कर रहे हैं तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, और अगर आइसोसाइनाइड का रिडक्शन किया जा रहा है तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, तो अपने को अगर सेकेंडरी अमाइन चाहिए तो आइसोसाइनाइड ग्रुप को रिड्यूस कराना होगा, और अगर प्राइमरी अमाइन चाहिए तो सिंपल साइनाइड ग्रुप जो है, साइनाइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को रिड्यूस कराना होगा। तो इस मेथड से एरोमेटिक अमाइंस का सिंथेसिस हो सकता है बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सो नेक्स्ट मेथड जो है वो है बाय एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये एमोनोलाइसिस क्या होता है वो देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विथ अमीनो टेक्स प्लेस। अब यहाँ जो अल्काइल हैलाइड है, अब ये देखिए ये अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड है वो हैलोजन जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा RNH2 या फिर ARNH2। अगर एराइल ग्रुप है तो ARNH2, और अगर एल्काइल ग्रुप है तो RNH2। तो इस तरीके से अमाइन बनता है। तो यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन चाहिए तो यहाँ पे R की जगह पे AR आ जाएगा, और कुछ नहीं है। तो एराइल हैलाइड लेंगे और उसको हम अमोनिया से ट्रीट करेंगे। तो अमोनिया जो है वो इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया लेना है। इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के प्रेजेंस में हम एराइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे, तो उससे हमें एमोनोलाइसिस होगा और उससे हमें प्राइमरी अमाइंस मिलेंगे। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन देख रहे हैं, ये देखो ये रिएक्शन जब देखते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो अल्काइल हैलाइड है
उसमें जो हैलाइड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो X है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या कर रहा है, जो RX के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है तो R का इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ ले लेगा। तो R का इलेक्ट्रॉन अगर वो अपनी तरफ ले रहा है तो X माइनस हो गया और R जो है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो R के पास जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल अगर उसके पास रहता है तो वो उससे अटैच होने की कोशिश करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पे जो एराइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड का जो रिएक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, अमोनिया से हो रहा है। तो जो अमोनिया से हो रहा है तो अमोनिया के पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में लोन पेयर है, तो उसकी वजह से, उस लोन पेयर की वजह से जो अमोनिया होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। अब ऐसा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन ईजिली देगा, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज मिला वो वहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे RX में क्या हो रहा था या फिर ARX में क्या हो रहा था, जो R है या फिर जो एराइल ग्रुप है वहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा था, तो जो NH3 है वो वहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, पहले RNH3 प्लस और X माइनस, X जो है उस पर माइनस चार्ज था और यहाँ पे R के पास प्लस चार्ज था, बट अब R को इलेक्ट्रॉन मिल गया है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था उससे उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। अब ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट जब बनता है उसके बाद वो फिर से रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, और रिएक्ट करने के बाद आपका RNH2 या फिर ARNH2 बना देता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। अब ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में कराया जाता है, बिकॉज़ जो रिएक्टिविटी है वो उतनी अच्छी है नहीं यहाँ पर। और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही नहीं बनता है, उसके साथ सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। वो ऐसा क्यों होता है, जब हम उसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो उससे भी हमें पता चलेगा। अब उसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये मिक्सचर्स क्यों बनते हैं। उससे पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं ये एमोनोलाइसिस मेथड का। तो डिसएडवांटेज क्या है कि तीनों का मिक्सचर बन रहा है, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन भी बन रहा है, सेकेंडरी टर्शियरी उसके बाद सॉल्ट भी बन रहा है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अपने को अगर प्योर फॉर्म चाहिए, प्योर प्राइमरी अमाइन चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगा, सभी मिक्सचर है, वो एक इसका ड्रॉबैक है। अगर जैसे ये रिएक्शन जो पहले वाला रिएक्शन था इसको देखेंगे तो पहले अमोनिया से RX का रिएक्शन हुआ है और अमोनिया से RX का रिएक्शन होने के बाद ये प्राइमरी अमाइन बना, और प्राइमरी अमाइन फिर से RX से रिएक्ट कर रहा है तो सेकेंडरी अमाइन, फिर से RX से रिएक्ट किया तो टर्शियरी अमाइन, फिर से RX से रिएक्ट किया तो ये सॉल्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या है, और जो मेन जो रिएक्शन था उसमें क्या हो रहा था कि अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा था, ठीक है। अब ये आपका अल्काइल हैलाइड है और ये NH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल था तो उससे रिएक्ट करके प्राइमरी अमाइन बनाया। अब ये प्राइमरी अमाइन जो बन रहा है वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अगर एक्ट करेगा तो जो दूसरा RX मॉलिक्यूल होगा वो NH3 से रिएक्ट ना होके RNH2 से रिएक्ट कर लेता है और फिर वो सेकेंडरी अमाइन बना लेता है। उसी तरह ये भी जो R2NH बन रहा है ये भी न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, तो फिर वो RX से NH3 रिएक्ट ना होके ये रिएक्ट होता है और टर्शियरी अमाइन बना लेता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। अब उसकी वजह से ये मिक्सचर बनते हैं, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अब इसमें क्या है कि इफ़ excess of ammonia is used, major product will be primary amine। अगर excess of ammonia यूज़ हो रहा है तो अमोनिया जो है वो RX के साथ रिएक्ट करेगा या फिर ARX के साथ रिएक्ट करेगा और प्राइमरी अमाइन बना लेगा। लेकिन यहाँ अमोनिया से ज़्यादा अगर प्राइमरी अमाइन बन रहा है तो अब जैसे पहला रिएक्शन हुआ NH3 प्लस RX और वो RNH2 बना लिया, तो यहाँ पे क्या है, अमोनिया अब कम हो गया। अब यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया, मतलब ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन आ गया है। तो प्राइमरी अमाइन के साथ फिर नेक्स्ट जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो रिएक्ट कर लेता है। तो अगर प्राइमरी अमाइन ज़्यादा होगा तो
क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन, और अगर सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा है तो क्या बनेगा, टर्शियरी अमाइन होगा, क्योंकि कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो अब मैकेनिज़्म से देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे कि पहले वाले स्लाइड में आप लोगों को दिखाया कि जो RX है वो रिएक्ट कर रहा है NH3 से। अब ऐसा होता क्यों है। अब जब हम ये RX को देखते हैं तो ये RX में जो X है वो हैलोजन है, दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू R। तो वो क्या करता है, R से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है। अब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो R के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास प्लस चार्ज आ गया तो वो फिर देखता है सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में क्या है, अमोनिया। अमोनिया जो है उसके पास लोन पेयर है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, वो अपना लोन पेयर ईजिली दे देता है, तो वो अपना लोन पेयर R को दे देता है। तो ये देखिए प्राइमरी अमाइन सॉल्ट बन गया। R जो है उसके पास प्लस चार्ज था, उसका प्लस चार्ज अब नाइट्रोजन के पास चला गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस R को दे दिया है, और X तो R से इलेक्ट्रॉन ले लिया था, इसलिए X के पास माइनस चार्ज आ गया है। अब ये जो सॉल्ट बना है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद आप देखिए ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद देखिए RNH2 तो बन गया प्राइमरी अमाइन, वो फ्री हो गया, और यहाँ पे ये सॉल्ट बन गया। अब ये जो प्राइमरी अमाइन बनता है, अब यहाँ पे देखिए R जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये जो RNH2 है वो क्या हो गया, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया एज़ कम्पेयर टू मीन्स आपका ये। तो अब जैसे ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो नेक्स्ट जो RX ग्रुप है उसके साथ प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करने लगता है। बहुत सारे RX ग्रुप हैं, तो कुछ RX ग्रुप अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करेंगे, वो जो रेगुलर रिएक्शन हो रहा है वो तो होगा ही, बट जो प्राइमरी अमाइन बना है वो भी, उसके पास भी एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर्टी है। तो वो क्या करता है, वो किसी भी एक RX ग्रुप को लेगा और उसके साथ रिएक्शन होने लगता है। सेम मैकेनिज़्म होगा, जो R है उससे इलेक्ट्रॉन X के पास गया तो R पे प्लस चार्ज आ गया, तो R जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा इस नाइट्रोजन से प्राइमरी अमाइन के, और उसके बाद ये सेकेंडरी अमाइन सॉल्ट बनेगा, और फिर वो एक अमोनिया मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ हुआ था वैसे ही करके ये सेकेंडरी अमाइन बना देता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है। उसी तरह अब ये जो सेकेंडरी अमाइन बना ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो जो रेगुलर रिएक्शंस हो रहे हैं ये वो होगा ही, ये होगा ही, प्लस जो सेकेंडरी अमाइन बना है वो भी अब इस RX के साथ रिएक्ट करेगा। मैकेनिज़्म सेम होगा, मीन्स X के पास माइनस चार्ज आ गया, R पे प्लस चार्ज आ गया, इस R के पास प्लस जो चार्ज आया तो वो अट्रैक्ट करेगा सेकेंडरी अमाइन को, फिर टर्शियरी अमाइन सॉल्ट बनेगा, वो अमोनिया से रिएक्ट करेगा, फिर टर्शियरी अमाइन आपको फ्री हो जाएगा। सेम फिर से टर्शियरी अमाइन जो बन गया है वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, तो रेगुलर रिएक्शंस जो हो रहे थे वो तो होते रहेंगे, प्लस ये रिएक्शन भी होगा अब, और वो होने के बाद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी अमाइन भी बन रहा है, सेकेंडरी अमाइन भी, टर्शियरी अमाइन भी, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो प्राइमरी अमाइन बना था वो तो फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, तो ये तो ख़त्म हो गया, तो उसी तरह सेकेंडरी अमाइन जो बना था वो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा मतलब जो ये रिएक्शंस हैं वो बहुत सारे रिएक्शंस एक साथ होंगे, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्राइमरी अमाइन जो है वो रिएक्ट कर लेगा आपके अल्काइल हैलाइड से, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ प्राइमरी अमाइन जो है वो RX के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अमाइन बनाएंगे, उसके बाद जो सेकेंडरी अमाइन बना उसमें से भी कुछ सेकेंडरी अमाइन जो है वो RX के कांटेक्ट में आएंगे तो वो टर्शियरी अमाइन बनाएंगे। तो इसलिए अपने को मिक्सचर्स मिलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स के। तो ये है इसका मैकेनिज़्म, और एमोनोलाइसिस से आपका एरोमेटिक अमाइन तो बनता ही है, या फिर जनरल अमाइन तो बनता ही है, एलिफेटिक अमाइन, लेकिन मिक्सचर्स ऑफ अमाइंस बनते हैं यहाँ पर।
अब चलते हैं किसी नेक्स्ट मेथड पे। अब एक मेथड है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, बाय एसिड अमाइड्स, और इसको हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में बहुत आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है। तो इसमें होता ये है कि किसी भी एसिड अमाइड के साथ रिएक्शन होगा। ये देखिए एक एग्जांपल है एसिड अमाइड का, बेंजामाइड। अब ये एक एसिड अमाइड के साथ Br2 का रिएक्शन होगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा और अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होगा। ये अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, अल्कली के प्रेजेंस में ये होता है। तो इससे रिएक्शन होने के बाद आपका एरोमेटिक अमाइन बनता है। यहाँ पे ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल था और ये आपका प्रोडक्ट है। देखिए ये अमाइन बन गया। बट ये जो रिएक्शन होता है इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, तो ये स्टार्टिंग मटेरियल और ये प्रोडक्ट, इन दोनों में डिफरेंस ये है, कार्बन एटम जो है उसमें नंबर का डिफरेंस है। पहले वाले में जो है कार्बन एटम 7 थे और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कार्बन एटम 6 हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा पेरेंट जो भी मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं उससे। तो ये एक डिफरेंस इसमें आता है। अब ये रिएक्शन जो होगा, तो रिएक्शन होने के बाद ये अमाइन बन गया। अब यहाँ देखिए C6H5NH2 ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये जो CO बच गया है वो CO इधर आएगा। तो CO कहाँ आएगा? अब यहाँ जो ये Br2 है वो यहाँ से जो पोटाशियम है, तो 2 पोटाशियम यूज़ हुआ तो 2KBr बन गया। अब यहाँ पे 2K बच गया है तो ये K2 वहाँ पे आ गया। अब CO जो था वो CO यहाँ पे देखिए, जो CO यहाँ पे था वो CO ये K2CO3 में CO है और 2 O, एक KOH से 2 O आ गया तो K2CO3 हो गया। अब ध्यान देंगे तो यहाँ क्या बच गया? हाइड्रोजन 4 बच गए और ऑक्सीजन 2 बच गया। तो यहाँ एक्चुअल में ये 2 मॉलिक्यूल बनता है H2O का। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। अब इसका मैकेनिज़्म अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले होता ये है कि जो ब्रोमीन है वो KOH के साथ रिएक्ट करेगा। ये ब्रोमीन देखिए KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा KOBr प्लस KBr प्लस वाटर। अब ये जो KOBr है वो फिर टूटेगा K प्लस और OBr माइनस में, तो ये K प्लस OBr माइनस में टूट गया और वो फिर एसिड अमाइन के साथ OBr माइनस रिएक्ट होगा। अब ये देखिए ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है RCONH2। अब ये यहाँ पे रिएक्ट किया तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, जिसमें से एक हाइड्रोजन तो उसी के पास रहेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, वो चला जाएगा इस OBr के ऑक्सीजन के पास। तो ये बन गया OH माइनस देखिए, और ये जो Br है वो नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन से Br अटैच हो गया। तो इस तरीके से ये इंटरमीडिएट बनता है। अब सेम इंटरमीडिएट देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो वही इंटरमीडिएट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या होगा? तो ये बनने के बाद क्या होगा? अब नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन था, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा और इस नाइट्रोजन पे आएगा तो ये जो हाइड्रोजन है वो एज ए H+ आ जाएगा। तो ये H+ इस OH माइनस से कंबाइन होकर H2O बना लेगा। तो ये तो बन गया H2O, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, निकल गया। अब ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे आया था तो नाइट्रोजन पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज दिख रहा है अपने को, तो वो ये देखिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और माइनस चार्ज दिख रहा है। अब ये जो इंटरमीडिएट बना, सेम इंटरमीडिएट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप नंबर 3 में। अब क्या होगा? अब रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये जो N और Br है, अब इसमें N के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब N के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और उससे अटैच्ड Br है, और Br जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो Br क्या करेगा? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। तो Br जो है वो नाइट्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेता है और वो एज ए Br माइनस बाहर चला गया।
तो क्या हुआ, जो नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो अब हट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन था वो तो Br ने ले लिया, तो ये नेगेटिव चार्ज Br लेके चला गया। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर थे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं जो कि उसके अपने हैं, और माइनस चार्ज जो है वो Br लेकर चला गया। अब ये जो इंटरमीडिएट बना, सेम इंटरमीडिएट यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब नाइट्रोजन के पास जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग से दिख रहे हैं, तो उसमें से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाएगा। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट है इसलिए उसने बॉन्ड बना लिया। अब तो C डबल बॉन्ड N बन गया। अब अगर C डबल बॉन्ड N बन गया, और यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो होगा क्या कि जो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो भी अब डबल बॉन्ड हो गया है। तो क्या होगा, जो कार्बन और ये R के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है तो वो टूटेगा, और कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन जो R के साथ इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा आपके नाइट्रोजन के पास। तो होगा क्या कि ये जो कार्बन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो R से बॉन्ड बना रहा था वो अब नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो गया, तो वो बॉन्ड ही नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये R जो है वो अब कार्बन से शिफ्ट होकर नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बना रहा है, तो R सिंगल बॉन्ड N, और N जो है अब डबल बॉन्ड कार्बन से बना लिया था, तो ये डबल बॉन्ड C देन डबल बॉन्ड O। तो ये रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इंटरमीडिएट बन गया है। अब ये जो इंटरमीडिएट बनता है वो फिर से OH माइनस से अब रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टेप्स जो थे उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज़ हो रहे हैं वो डिसोसिएट होंगे OH माइनस में, तो 2 OH माइनस ग्रुप आएगा और वो यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो होगा क्या, अब यहाँ पे RN जो है उससे 2 हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन होगा इसका, तो ये RNH2 बना लिया इसने, RNH2 बन गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, CO। तो ये जो CO है वो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जो OH माइनस जो था तो उसमें अब O2 माइनस यहाँ पर बचा हुआ है, तो 2O माइनस यहाँ बचा हुआ है, तो वो इससे रिएक्ट करेगा और ये आपको देखिए CO3 2 माइनस बन गया, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज थे तो वो 2 नेगेटिव चार्ज आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो थे वो 2 ऑक्सीजन इस CO से अटैच हो गया, तो CO3 2 माइनस बन गया और आपका प्रोडक्ट यहाँ पर RNH2 बन चुका है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। अब ये जो CO3 2 माइनस है वो अब 2K प्लस से रिएक्ट करेगा और K2CO3 जो यहाँ पे बन रहा है वो K2CO3 ये बना लेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है यहाँ पर। तो ये था मैकेनिज़्म हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन का। इस तरीके से भी हम किसी भी एरोमेटिक अमाइन को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड्स को ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे अल्कली के प्रेजेंस में तो अपने को एरोमेटिक अमाइंस बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एरोमेटिक अमाइंस को ही कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।